हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बहुत ही एक अच्छे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और इस टॉपिक से पहले आपको बता दूं कि आज जो इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और उस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये चैप्टर नंबर 3 होने वाला है आपके लिए। कुछ किताबों में 3 है, कुछ किताबों में 4 है, कुछ किताबों में 6 है। तो इसको आप लोग सिर्फ चैप्टर का नाम ध्यान रखेंगे, आपको लेसन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज इसमें हम पहले बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम में 6 या 7 नंबर दे के जाता है। और यहाँ से बहुत से ज़्यादा ऐसे डेरिवेशन होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आते हैं यहाँ से। तो इनको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इससे पहले एक बार फिर बोलेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे आज हम चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो सबसे पहले बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक हमने बहुत ही आसान तरीके से इसमें चैप्टर में आपका लिख रखा है चैप्टर के बारे में। और जो जो डेरिवेशन या जो जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनको यहाँ पर बोर्ड में हमने लिख दिया है। और आप लोग प्रत्येक वीडियो देखा करो और उसको कॉपी पेन लेके उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग मेरी पड़ी हुई है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि जब हमने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें वैद्युत क्षेत्र बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने उसमें एक परिभाषा बताई थी कि किसी चालक के चारों ओर का वही क्षेत्र जहां तक उसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि उसमें बात थी इलेक्ट्रिक की, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी बात वो थी। लेकिन यहाँ पर की बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी चुंबक की बात कर रहा है। तो चुंबक की बात कर रहा है भाई। तो इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले तो बात करेंगे, सभी बच्चों ने चुंबक को देखा होगा बहुत ही आसान तरीके से। तो जब चुंबक को देखा है तो उसी चुंबक के बारे में यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये आपकी एक चुंबक हो जाती है, ठीक है। और ये चुंबक होती है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि चुंबक क्या है, चुंबक की परिभाषा क्या है, तो ध्यान रखिए यह आपसे पूछे दंड चुंबक क्या है। तो अब ये जो चुंबक बनी हुई है इसी से हम आपकी परिभाषा समझाएंगे और बनवा भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चुंबक होती है, उसके दो सिरे होते हैं, एक यन होता है दूसरा यस होता है, ठीक है। यानी एक यन सिरा होता है और दूसरा यस सिरा होता है, ये तो होता है चुंबक, ठीक है। यानी एक नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये चुंबक जो है वो कैसी हमारी आयताकार चुंबक है। कैसी है बोलो, आयताकार चुंबक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछते कि परिभाषा क्या होती है तो आप सीधे जवाब देंगे कि चुंबक जो एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसकी आकृति आयताकार होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। इसकी आकृति कैसी है, आयताकार है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है, ठीक है। और इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, दूसरा उत्तरी ध्रुव होता है। देखिए यहाँ पर ये आपका है दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ, साउथ पोल बोलेंगे इसे, ठीक है। और ये है आपका नॉर्थ पोल, तो इसे बोलेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। पोल का मतलब यहाँ पर ध्रुव की बात चल रही है, ठीक है। तो एक दक्षिणी ध्रुव होता है, दूसरा उत्तरी ध्रुव होता है। अब बात करेंगे इसमें, अगर चुंबक है तो उसमें भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो वो भी बात कर लेते हैं कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती हैं कि ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में प्रवेश करती हैं। बट मुझे ये दिखाई नहीं देती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई देती हैं जब दिखाई पड़ेंगी, जब आप बहुत से मतलब लोहे के कण छोटे छोटे उनको इकट्ठा कर लीजिएगा और उसके बीच में आप चुंबक डाल दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि नॉर्थ से साउथ की ओर आपकी जो कण होते हैं वो एक रेखा ऐसी बनाते हैं, इस टाइप से गोल वक्र सा बनता है, ठीक है। तो वो हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लेकिन हम बात करेंगे आप टॉपिक पे, सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपकी एक चुंबक हो गई, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जहां तक उसके क्षेत्र हो चुंबक का, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता हो, वही तो चुंबकीय क्षेत्र हो ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ पोल लिखा है, तो इसका मतलब हो गया ये चुंबक हो गई, ठीक है। और इसके चारों ओर का क्षेत्र होगा भाई, कहीं पर भी आप चुंबक रख दीजिएगा तो उसके चारों ओर का कोई ना कोई क्षेत्र होता है, उसका एक एरिया होता है, ठीक है। तो इसीलिए चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक इसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके, प्रवाह का मतलब जैसे आपने चुंबक रखी और ये छोटे छोटे लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही, तो कहाँ तक आकर्षित कर सकती है, कहाँ से उन लोहे के कणों को अपनी ओर खींच सकती है, वो कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो बस यही इसकी परिभाषा होती है और यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके। यहाँ पर देखिएगा
जहां तक इसके प्रवाह का अनुभव किया जा सके वो कहलाता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसकी बहुत आसान सी परिभाषा है, इसको याद कर लीजिएगा, और बल्कि याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसकी परिभाषा क्या होगी, चुंबक उसके चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बात आ जाए तो किसी चालक के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी अब इसकी तीव्रता क्या होती है, चुंबक जो होती है इसकी तीव्रता क्या होती है, तो उस तीव्रता को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हमने जैसे यहाँ पर एक चुंबक बनाई हुई थी, ठीक है, और उसमें एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब अभी हम आगे डेरिवेशन करवाएंगे, आपको समझाएंगे, तब आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो ध्रुव ले लिए जाते हैं, यहाँ पर ये तो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम। यानी ये क्या करता है, ये आपका ध्रुव सामर्थ्य होता है। क्या होता है, ये ध्रुव सामर्थ्य होता है, और ये चुंबक के मतलब आस और पास ही होते हैं, मतलब उसके ध्रुव का काम करता है ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य ये होता है कि ये इसके परिमाण तो समान होते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है। यानी देखो परिमाण तो समान है, यम और यम ये समान है, लेकिन इसकी प्रकृति है जो वो विपरीत होती है। तो ये चुंबक के लिए ही कार्य किए जाते हैं। और ये जैसे अब इसका मान लेते हैं प्लस एम लिया है, तो इसको उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्लस एम को उत्तरी ध्रुव, माइनस वाले को भी मान सकते हैं। एक तरफ से ये ध्रुव का काम करता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो परिभाषा लिखी हुई है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, जैसा कि अभी हमने आपको इस जो अभी डायग्राम बनाया था चुंबक वाला, उसमें समझाया था एकांक उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव का जो मतलब होता है वो एम से लिया गया, हमने आपको भाई अभी बताया था, तो यहाँ पर एम लिया था, ठीक है। उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, मतलब इस पर फोर्स लगता है, जितने बल का अनुभव करता है, जो ध्रुव होता है उस पर फोर्स लगता है, उस पर बल लगता है, तो वो जितने बल का अनुभव करेगा वही कहलाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हमने याद करो पहले ही वीडियो में पढ़ाई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी अब ये परिभाषा हो गई, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करे वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका फार्मूला होता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बी से लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बी से लिखा जाता है, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो ई से लिखा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसका फार्मूला होगा वी बराबर एफ अपान एम, जैसा कि हमने बताया कि एकांक उत्तरी ध्रुव एम हो गया, और उस पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या हो जाता है, बी बराबर एफ अपान एम, ठीक। अब इसका मात्रक देखो, तो सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है गॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये इसका मात्रक है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या इसे लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर, मीटर को हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका होता है मात्रक। इतनी बात क्लियर है। अब बात करेंगे बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2023, यानी ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेट के प्रयोग। ऑस्ट्रेट एक वैज्ञानिक थे डेनमार्क के, और उन्होंने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने क्या प्रयोग किया कि जैसे एक चालक तार लिया और उसमें धारा प्रवाहित कराई, ठीक है। तो जब धारा प्रवाहित कराई तो उसमें उन्होंने ये पाया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर देखिए, जैसे हम लोग चालक तार होता है और उसमें जब धारा जाती है तो जो करंट सा लगता है, करंट अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो वही उन्होंने उसका प्रयोग करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए एक नियम दिया जिसे कहा गया वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक इनका नियम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने, ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, और 1820 में इन्होंने प्रयोग किया। पहला प्रयोग क्या था कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमने जैसा बताया कि जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ पर लिखा है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये तो बात इतनी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसके प्रयोग में हम देखें तो प्रयोग में हमने लिखा नहीं है इस बोर्ड में, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। ये आपका जो चित्र दिख रहा है, तो चित्र में देखिए जो ए और बी, ये आपका कोई चालक तार हो गया, ठीक है। और इस प्रयोग में लिखना होगा आपको कि ए और बी, यानी माना इस प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक चालक तार लिया, और उस चालक तार के साथ साथ एक चुंबकीय सुई भी ली, ठीक है। और उन्होंने उसमें धारा प्रवाहित की, तथा उसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, चुंबकीय सुई रखी। और इसके द्वारा इन्होंने इस प्रयोग को स्पष्ट किया, और जिससे यह पाया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये भाषा आपको इस प्रयोग में लिखनी होगी, यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी हुई है प्रयोग, इसमें आपको ये भाषा लिखनी होगी जो हमने अभी बताई।
अब इसके प्रयोग करने के बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, इस चित्र है, इसके बाद इसके बारे में बताएंगे, इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात आप देखिएगा कि अगर इस चालक तार में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो सुई है वो विक्षेपित होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगी, कहीं इधर जाएगी, कहीं उधर जाएगी, कहीं इधर जाएगी, तो ये विक्षेपित होने लगेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें बात करेंगे, अगर इस चालक तार में अगर ये धारा की जो प्रबलता है, क्या है, धारा की प्रबलता अगर बढ़ा दी जाए तो क्या विक्षेपित तेजी से होगा, बिल्कुल होगा भाई। जब धारा की प्रबलता बढ़ा देंगे तो इस टाइप से ऐसे ऐसे विक्षेपित हो जाएगी सुई, ऐसे ऐसे होगी, मतलब यह बताएगी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, कहीं यहाँ पर मिल रहा है, तो ये अधिक तेजी से विक्षेपित होने लगेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखा जाए, यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, और तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए कि अगर चालक में धारा प्रवाहित ना करें तो क्या सुई विक्षेपित होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए हमने ऑस्ट्रेट के बारे में बताया कि ऑस्ट्रेट जो थे वो वैज्ञानिक थे। ये बहुत सरल सी भाषा में लिखना होगा आपको, अगर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि देखिए हमने लिख दिया है इंपॉर्टेंट फॉर 2023, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको बड़ी गहनता के साथ पढ़िएगा, और इसमें कुछ है नहीं, बहुत सरल भाषा में बताया है। ठीक है, तो यह देखिए जैसे यहाँ पर हमने बताया था जिसके इनके प्रयोग, इनके लक्षण, तो यहाँ पर लिखे हैं कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो सुई विक्षेपित होने लगती है, अभी हमने बताया। फिर जब चालक तार की धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाती है तो सुई विक्षेप में वृद्धि हो जाती है, स्पीड से विक्षेपित होने लगती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती तो सुई विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।